इंदौर नाम का एक शहर में बिरजू नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। बिरजू बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उस मटन शॉप में काम करके घर के लिए पैसे कमाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। संजू एक बिगड़ा हुआ इंसान और एक बेवड़ा था। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने नालायक दोस्तों के साथ पीता था और मौज मस्ती करता था। एक दिन जब बिरजू मटन शॉप में काम कर रहा था, तभी संजू वहां आकर ऐसा बोलने लगा। पापा जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। लगता है आज का कमाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। और हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, इसीलिए 1 किलो बोटी, 1 किलो कीमा और 1 किलो नल्ली भी पार्सल कर दो। अरे नालायक, तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि तुमसे कुछ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों के साथ पार्टी करना मालूम है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को काम में हाथ बटाना नहीं आता। हे भगवान, कब सुधरेगा ये? मैं तुम्हें 50 ग्राम का मटन भी नहीं दूंगा और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से नालायक। ऐसा बोलते ही संजू वहां से चला जाता है। सारे दोस्त उसका वादा नहीं निभाने के वजह से संजू का मजाक उड़ाते हैं। संजू बहुत गुस्से में आकर कुछ करने की सोचता है। फिर उसकी दोस्तों की मदद से उनके पापा के मटन शॉप में ही चोरी करने की सोचते हैं। चोरी करके मटन को पका कर खाने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। तभी एक दोस्त ने ऐसा बोला, अरे यार, इन गांव में तो हमको कोई भी जगह नहीं देगा। हमको एक अंडरग्राउंड सीक्रेट होम बनाना है, ताकि हम वहां पर अच्छी तरह से पी सकें, खा सकें और मौज मस्ती कर सकें। सब लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ ही दिन में एक अंडरग्राउंड घर बना देते हैं। वहां पर सब चीज़ों का इंतजाम भी कर देते हैं। फिर हर रोज जाकर उनके पापा के मटन शॉप से एक एक बकरी को लाकर उसे पका कर खाते थे। कुछ दिन ऐसा ही चला, लेकिन हर रोज शॉप से गायब होते हुए बकरियों को देखकर बिरजू को शक हो जाता है। हर दिन वो बकरियों को गिन के जाता था, लेकिन अगले दिन देखने पर एक बकरी कम पड़ती थी। फिर एक रात चुपके से शॉप में रह जाता है और देखता है। कुछ देर के बाद उसका बेटा संजू वहां पर आता है और बकरी को उठाकर लेके जाता है। तभी बिरजू कुछ नहीं बोलता है। मुझे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं देखूंगा कि संजू इसे कहां लेके जा रहा है। जब बिरजू उसका पीछा करता है तो देखता है कि संजू एक भूमिगत घर में जाता है और वहां पर मौज करता रहता है। अगले दिन बिरजू पुलिस को लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और सभी को पकड़ा देता है। पुलिस सब दोस्तों को, संजू को भी अरेस्ट कर लेती है। चोरी के इल्जाम में जेल में डाल देती है। पापा जी, मुझे बचाओ, मैं आपका बात सुनूंगा। चल फुट नालायक, इतना मेहनत करके पकड़वाया है, छुड़ाने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जब तक इसको अकल नहीं आता और सुधर नहीं जाता, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस की उड़ान। जामुली नामक गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वह नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। उस गांव तक मुख्य जमीन से आने जाने के लिए एक छोटा सा बहुत पुराना पुल था। उसी गांव में परमानंद नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास एक बस थी और वही सहारा थी मुख्य जमीन से गांव तक आने और जाने के लिए। एक दिन परमानंद ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, नदी वाले पुल की हालत बहुत खराब है, वह कभी भी टूट सकता है। आप इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं परमानंद भाई, मैंने अपनी तरफ से सरकार को काफ़ी अर्जियां लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुना है नए कलेक्टर साहब आए हैं और वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती हैं, हो सकता है शायद वही कुछ करें। गांव वालों की समस्या की अर्जी देखकर नए कलेक्टर मनोज उस गांव में आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारे गांव में आने के लिए। नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? बस साहब, हमारी तो एक ही समस्या है, हमारा पुल। आप उसे नया बनवा दीजिए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और वो गांव का नया पुल बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार से मंजूरी करवा लेते हैं। लेकिन पुल बनने में तो समय लगना ही था। एक दिन उस पूरे इलाके में काफी जोर का तूफान आता है।
नदी का पानी बढ़ता ही जाता है। एक दिन तो इतना भयंकर तूफान आया कि पुराना पुल टूटकर नदी में गिर गया। सभी गांव वाले परेशान हो गए। अरे अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो डूबकर मर ही जाएंगे, हमारा तो आने जाने का साधन भी नहीं रहा। सरपंच जी कुछ कीजिए, हमें बचाइए। हाँ हाँ भाइयों, धैर्य से काम रखो, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी गांव वाले ऊंचे चबूतरे के पास इकट्ठे हो जाओ। परमानंद अपनी बस को पूरे गांव में घुमाता है और सभी गांव वालों को गांव के सबसे ऊंचे चबूतरे पर इकट्ठा कर लेता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर के अंदर नए कलेक्टर मनोज होते हैं। गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाव के लिए आया हूँ। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो जाती है। हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 ही बार वहाँ से उड़ान भर सकता था। यह देखकर परमानंद के दिमाग में एक विचार आता है। कलेक्टर साहब, आप नीचे रस्सा फेंकिए, मैं अपनी बस को इससे बांध लूंगा और बस में सभी लोगों को बिठाकर उस तरफ ले जाएंगे। वो सभी ऐसा ही करते हैं और सभी लोगों को मुख्य जमीन पर सुरक्षित पहुंचाया जाता है और इस तरह से परमानंद की बस उड़ान बस बनकर सभी लोगों को बचा लेती है। गोल्डन रिक्शा। सीतापुर नामक गांव में एक गरीब रिक्शा वाला रहता था जिसका नाम भोलू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। वो जो भी कमाता वो सब उसकी पत्नी के दवा में लग जाता। एक दिन गरीबी से तंग आकर वह गांव के सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए की ज़रूरत है। देखो भाई भोलू, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? सेठ जी, मैं आपके पास नौकरी कर लूँगा। सेठ भोलू को पैसे दे देता है और बेचारा मजबूर भोलू सेठ जी के यहाँ गुलामी करने लगता है। सेठ जी की एक पत्नी थी। एक दिन जब सेठ और उसकी पत्नी रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे तो अचानक एक गड्ढा आ गया जो भोलू को दिखाई नहीं दिया। सेठ और उसकी पत्नी दोनों रिक्शे से नीचे आ गिरे। हाय हाय, मार दिया रे मुझे, हे भगवान, ये क्या किया रे पगले। नहीं मालकिन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सेठ भोलू पर बहुत चिल्लाया। अरे नालायक, तुझे दिखाई नहीं देता, गिरा दिया हम दोनों को। भोलू वहां से मायूस होकर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिए। भोलू ने रिक्शा रोककर उनसे पूछा, प्रणाम साधु महाराज, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। साधु भोलू के रिक्शा में बैठ गए। क्या बात है बच्चा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ महाराज, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है और मेरा सेठ मुझे बहुत तंग करता है। साधु ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर चले गए। भोला घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। यह सब सुनकर भोला की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मुझे अब और दवा की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगले दिन सुबह जब भोला उठता है तो अपनी रिक्शा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे यह क्या, मेरी रिक्शा सोने की तरह कैसे चमक रही है? जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी रिक्शा सोने की तरह चमक ही नहीं रही थी, बल्कि वो सोने की बन चुकी थी। भोला अपने रिक्शा का पैडल निकालकर सुनार की दुकान जाता है। सोने का पैडल सुनार को बेचकर उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर सीधा सेठ के पास जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे और आपका ब्याज। सेठ को पैसे देकर भोलू जैसे ही वहां से जाने लगता है, सेठ गुस्से में उठकर उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर सेठ गिर जाता है और उन्हें काफी चोट लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ। सेठ की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बाहर आती है, लेकिन वो भी ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। तभी साधु महाराज वहां आते हैं। भोला और सेठ जी, देखो आप दोनों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिले हैं। भोला ने ईमानदारी से काम किया तो इसका रिक्शा गोल्डन रिक्शा में बदल गया। और सेठ जी, आपके मन में बेईमानी थी तो आप और आपकी बीवी को दोबारा चोटें लगी हैं, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सीमापुर नेशनल हाईवे के पास बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग नारियल उगाते थे। गांव के अंदर अधिक जगह नहीं होने के कारण सभी किसान हाईवे के आसपास अपने नारियल के पेड़ उगाया करते थे और हाईवे पर नारियल पानी बेचा करते थे।
एक दिन एक लड़का जो पेशे से चोर था उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी उसे तेज प्यास लगी। उसने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे नारियल के पेड़ नजर आए। वो झट से एक नारियल के पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़कर पानी पीने लगा। उसे नारियल का पानी बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। क्यों ना मैं नारियल चोरी करना शुरू करता हूँ और इन्हें ले जाकर शहर में बेच दिया करूँगा। अब वो चोर रोज रात को आता और नारियल तोड़कर वहाँ से ले जाकर शहर बेचता। सीमापुर के किसान परेशान होने लगे। अरे भाइयों, लगता है कोई हमारे नारियल चोरी कर रहा है। देखो, कल शाम को मेरे पेड़ पर कितने नारियल थे और सुबह आने पर एक भी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। लेकिन पुलिस उनका मजाक उड़ाती है। अरे क्या बात है मुखिया, मजाक के लिए तुम्हें पुलिस ही मिली है? कोई नारियल भी चुराएगा भला? हाँ जनाब, कोई हमारे रात को नारियल चुरा कर ले जाता है। अरे नारियल चुराना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नारियल नहीं लीची है कि खड़े खड़े तोड़ ली और चुरा ली। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का एक लड़का बिरजू मुखिया से कहता है, मुखिया चाचा, चोर को पकड़ने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे चोर लालच में आ जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिरजू मुखिया के कान में कुछ कहता है और अगले ही दिन मुखिया सभी आसपास के गांवों में घोषणा करवा देता है, सुनो सुनो सुनो, सीमापुर गांव में नारियल तोड़ने की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें जीतने वाले को एक गोल्डन बाइक इनाम में दी जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता की एक शर्त होगी कि रात के अंधेरे में नारियल तोड़ने पड़ेंगे। गोल्डन बाइक के लालच में चोर प्रतियोगिता में आ पहुंचता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। चोर के अलावा कोई भी अंधेरे में नारियल तोड़ नहीं पाता। मुखिया समझ आता है कि यही चोर है। सभी गांव वाले उसे पकड़कर उसकी पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद चोर अपना अपराध कबूल कर लेता है और इस तरह गोल्डन बाइक के लालच में गांव का चोर पकड़ा जाता है और गांव वालों के नारियल बच जाते हैं। मुखिया और गांव वाले खुश होकर गोल्डन बाइक को इनाम में दे देते हैं। Please subscribe.